जय हिंद दोस्तों। आज हम 16 अक्टूबर 2024 के विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। 15 अक्टूबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे ये उसके आंसर्स हैं CBA, और ये आपके आज के क्वेश्चंस होंगे। ये प्रीलिम्स बेस्ड है और ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको मैंने PYQ की थीम के ऊपर से बदल लिया है। एकदम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं किया, वरना ये हार्ड हो जा रहा था ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा अल्टर किया है उसे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, और अपना आंसर और कोई डाउट हो तो आप अगेन टेलीग्राम का चैट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ है भाई, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने गाइडलाइंस इशू की है कि ग्रीन वॉशिंग और मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम्स को हमें कैसे रेगुलेट और प्रिवेंट करना चाहिए। सबसे पहले तो वही देख लेते हैं कि ग्रीन वॉशिंग क्या बात चल रही है। अभी देखो, ग्रीन वॉशिंग ये दो शब्द है, ग्रीन है और वॉश है। ग्रीन से हम कोई भी ऐसी चीज समझते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, राइट। अभी कोई कंपनी ना ऐसा क्लेम करती है कि अभी हमारे प्रोडक्ट हैं वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, बट एक्चुअली अगर वो होते हैं नहीं बल्कि और बुरे हो, तो इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। थोड़े टाइम पहले ही जर्मन कंपनीज थी, जर्मन कार मोटर है, उनकी कोई कोई कंपनी जैसे कि शायद स्कोडा वॉक्सवैगन, वो ऐसा क्लेम कर रही थी कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे ग्रीन प्रोडक्ट हैं, हमने बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट का ख्याल रखा है एक्सेट्रा। पर जब एक्चुअली में एग्जामिन किया गया तब पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब बकवास बात है, और ऊपर से एनवायरनमेंट को खराब तो कर ही रहे हैं। तो इसी प्रैक्टिस को बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग, कि आप क्लेम झूठ मूठ करो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जबकि हो ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें भाई और क्या क्या तरीके हो सकता है, अपने सिंबल यूज किया हो एनवायरनमेंट फ्रेंडली दिखे वैसा, या फिर कोई इमेज यूज किया हो, या फिर कोई इम्फेसिस किया हो पॉजिटिव एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स के ऊपर, जबकि ये सब गलत होता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। ये आपका ना PYQ था 2022 में, और ये कौन से GS का पार्ट होता है, तो GS3 का पार्ट। ठीक है, और भाई क्या क्या बोला गया है कि क्या क्या जरूरत है गाइडलाइंस में। सबसे पहले तो एप्लीकेबिलिटी, ये भाई सारे के सारे एनवायरमेंटल क्लेम पे अप्लाई होगा। फिर ट्रांसपेरेंसी रहे, उसके लिए हम प्रोहिबिट कर रहे हैं जेनेरिक टर्म्स का, जैसे कि भाई इको फ्रेंडली, ग्रीन, सस्टेनेबल, ये आप यूज नहीं कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स में, जब अनलेस एंड अनटिल आपके भाई एग्जामिन किया जाए और एक्चुअली में आपका प्रोडक्ट ऐसा हो, तब यूज कर सकते हो, बाकी ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ एग्जामिन कौन करेगा, कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन दिया जाएगा आपको, वो आएंगे कायदे से वेरिफिकेशन करेंगे, और फिर उन्हें लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, तब जाके होगा। और फिर एस्पिरेशनल या फिर फ्यूचरिस्टिक क्लेम भी आप नहीं कर सकते हो, कि भाई आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हमारी कंपनी भाई 2 साल के अंदर पूरी तरीके से ग्रीन हो जाएगी, हम बिल्कुल कार्बन इमिट नहीं करेंगे। ये आप तभी ही बोल पाओगे जब एक्चुअली में आपके पास कोई ऐसा प्लान हो, या फिर एक्चुअली में आपने कुछ डिटेल डेवलपमेंट करके रखा हो। ठीक है, ऐसे ही आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कई बार कंपनीज क्या करती है, ऐसा फॉल्स क्लेम करती है ताकि कस्टमर्स को मूर्ख बना पाए। और अभी के लिए तो जील है सबके अंदर कि भाई वी शुड यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ओके, दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। और ये कौन से एक्ट के थ्रू सब कुछ गाइडलाइंस दी गई, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, चलिए न्यूज देख लीजिए। अभी वर्ल्ड बैंक रिसेंटली रिपोर्ट आई है, उसमें वो लोग बात कर रहे हैं पॉवर्टी, प्रोस्पेरिटी और प्लानिट, कि कैसे ये तीन कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के की स्टोन है। आप ना इस लाइन को यूज कर सकते हो अपने इकोनॉमिक्स के आंसर में, कि भाई 3 कॉर्नर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ट्राइंगल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर ऐसे आप चार्ट बनाइए और वहां पे लिखिए प्रोस्पेरिटी, पॉवर्टी, प्लानेट। इवन एनवायरनमेंट में भी आपका यूज हो जाएगा, एनवायरनमेंट भी चलेगा। इट डिपेंड्स कि आप कैसे यूज कर पाते हो अपने दिमाग के ऊपर। रिपोर्ट क्या बोल रहा है भाई, अभी के लिए जो ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन था एकदम रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि वी आर फेसिंग पॉलीक्राइसिस। पॉलीक्राइसिस मतलब क्या, कि एक साथ बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट रिस्क, हाइटेड अनसर्टेनिटीज, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, और इससे पहले आप देखोगे तो COVID-19 आ गया था, एसेट्रा, बहुत सारे ट्रेड वॉर एसेट्रा। तो एक साथ बहुत सारे अगर इकोनॉमिक चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीक्राइसिस। ठीक है, इसका एक भाई नीचे एग्जांपल भी दे रखा है कि हमने भाई डिसाइड किया था कि ग्लोबल पॉपुलेशन जितनी भी हमारी है उसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर हम रिडक्शन करेंगे, और बाय 2030
हम उसको 3% तक लेके आएंगे पूरे के पूरे ग्लोब में। बट अभी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाई इसी तरीके से अगर हम काम कर रहे हैं ना तो भाई बाय द एंड ऑफ 2030 ग्लोबल पॉवर्टी 7.3% जितनी रहेगी। तो उसका मतलब यही है कि हम आधा काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हमारे पास चैलेंजेस है प्रॉस्पेरिटी गैप के। देखो प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, इकोनॉमिक्स की टर्म में हम बात करें कि किसी भी कंट्री या पर्सन की प्रॉस्पेरिटी हम किस तरीके से सेट करते हैं कि जितना रिचेस्ट कंट्री के अंदर कोई पर्सन कमा रहा है, एग्जांपल लेते हैं, रिचेस्ट कंट्री के अंदर कोई पर्सन 100 रुपए कमा रहा है, ठीक है, और पुअरेस्ट कंट्री के अंदर कोई पर्सन 50 रुपए कमा रहा है। तो अब इस पुअर पर्सन को रिचेस्ट पर्सन से कंपेयर करने के लिए कितना ज्यादा कमाना पड़ेगा, तो दुगना कमाना पड़ेगा, 2x। तो यही होता है हमारा प्रॉस्पेरिटी गैप कि दोनों के बीच में गैप कितना है, तो 50 रुपए का, जो कि इसका दुगना है, 2x है। तो इट इज अवर प्रॉस्पेरिटी गैप। बट वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक ने स्टैंडर्ड रख रखा है कि भाई रिच पुअर को हम कंपेयर नहीं करते, हम करते हैं कि भाई जो एक पर्सन दिन का अगर $25 कमा रहा है तो वही हमारा प्रॉस्पेरिटी स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अगेन प्रॉस्पेरिटी गैप की डेफिनेशन क्या होगी कि भाई इनकम need to be multiplied by bring everyone in the world to prosperity standards of $25 per person per day। ये मैंने बोला ना आपको, इधर हमारा prosperity standard क्या था, तो दुगना 2x था, 2x था prosperity standard, ठीक है। बट इसमें हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि भाई $25 के लिए कितना कम पड़ रहा है, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। चल समझ लीजिए कि मेरी इनकम है $10 और प्रॉस्पेरिटी स्टैंडर्ड हमारा कितना है, $25। तो मुझे कितना और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.5। तो ये हो गया प्रॉस्पेरिटी गैप कि 2.5 पर गुना हमें 2.5x हमारा प्रॉस्पेरिटी गैप है, ठीक है। ओके, इंडिया के हम थोड़े एस्पेक्ट्स देख ले तो इंडिया ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को बहुत रिड्यूस किया है। 1990 से देखें तो 431 मिलियन पॉपुलेशन हमारी एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर थी और 2024 के अंदर 129 मिलियन एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर है। हालांकि अभी भी ये बहुत है बट फिर भी रिड्यूस किया है। और एक्सट्रीम पॉवर्टी में बार बार बोल रहा हूँ, किसको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी बोलते हैं एज पर वर्ल्ड बैंक, कि कोई भी पर्सन अगर दिन का $2.15 पर डे से कम कमा रहा है तो वो एक्सट्रीम पुअर है। हालांकि ये क्राइटेरिया बहुत ही बकवास है और इसको रिव्यू करने की डेफिनेटली नीड है। अभी 2.15 आप देख लो तो हम अंदाजन लगा ले तो भाई $2 मतलब अपने होंगे अप्रोक्सीमेटली 160 रुपए, ठीक है। और 160 इंटू हम 30 करें महीने का तो ये हमारा हो जाएगा 4800। अब सोचिए 4800 में किसी को सस्टेन करना कितना हार्ड होता है। हालांकि गवर्नमेंट काम करती है बहुत सारी जगह में, जैसे कि पीडीएस में हम फ्री में देते हैं, वो सब ठीक है, बट फिर भी सोचिए कहाँ कोई रिच पर्सन एक घंटे का 4800 कमाता है और कहाँ हम बात कर रहे हैं एक पूरे महीने की। बट ठीक है, इट इज व्हाट इट इज, हटाइए, ये कुछ काम याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या भाई प्रपोज पैथवे क्या है, तो हमें फोस्टर करना है इंक्लूसिव ग्रोथ को, तो वही काम आएगा। फिर क्लाइमेट रेजिलियंस पे काम करना है ताकि क्लाइमेट की वजह से किसी को भाई फ्लड्स, ड्रॉट एक्सेट्रा में नुकसान ना हो और ज्यादा गरीबी में ना जाए। फिर लो इनकम कंट्रीज है उनको हमें प्रायोरिटीज में रखता है कि पॉवर्टी रिडक्शन के अंदर। फिर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर हमें इनकम ग्रोथ के स्टैंडर्ड्स को और बढ़ाना है और जो उनकी वल्नरेबिलिटीज है उनको कम करना है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और एयर पॉल्यूशन। और हाई इनकम या फिर अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में हमें मिटिगेशन करना है ट्रांजिशन कॉस्ट का। ओके चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सर्वे ऑन रोल ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज बाय यूएन वुमेन। अभी भाई यूएन वुमेन ने एम्फेसिस किया है कि हमें जरूरत है जेंडर रिस्पॉन्सिव सोशल प्रोटेक्शन की। ये जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोच क्या होती है कि स्पेसिफिक जेंडर को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज है और उसके अकॉर्डिंग हम उसको एड्रेस करें। जैसे कि इधर हम वुमेन की जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस देख ले तो सबसे पहले तो उन्हें इक्वल रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं मिलता है। फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, जैसे कि उन्हें जो घर के काम वो करते हैं उनके लिए क्या कोई तनख्वाह मिलती है, तो नहीं मिलती है। फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस है, लैक ऑफ वॉइस इन डिसीजन मेकिंग। अब खुद को ये सब पता है, ठीक है। देयर आर प्लेंटी ऑफ चैलेंजेस दैट वुमन इज फेसिंग इन डे टू डे लाइफ्स, यू कैन राइट इट बाय योर ओन डेफिनेटली। ओके आगे देखते हैं। अप्रोचेस क्या रहेगी भाई, एक्नॉलेज करना है नेचर और इंटेंसिटी ऑफ रिस्क एंड कॉन्स्ट्रेंट्स को हमें जेंडर बेस्ड। ओके
अभी की फाइंडिंग्स क्या है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप ना हो सके तो अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ये डेटा को आप अलग अलग क्वेश्चन में यूज कर पाओगे, और इवन इतना भी कर लो आप तो भी काफी है। जो यूएन वुमेन की सिर्फ पॉइंट है ना, इसको भी आप यूज कर लीजिए कि यूएन वुमेन ने एम्फेसिस किया है कि भाई हमें जेंडर रिस्पॉन्सिव सोशल प्रोटेक्शन लाने की जरूरत है, दैट्स इट, तो भी आपके आंसर में क्रेडिबिलिटी आ जाएगी। ओके, अभी डेटा क्या क्या है, की फाइंडिंग्स, तो 2 बिलियन वुमेन एंड गर्ल्स लैक एक्सेस टू एनी फॉर्म ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, जैसे कि कैश बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, पेंशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा। फिर 63% से भी ज्यादा वुमेन ग्लोबली स्टिल गिव बर्थ विदाउट एक्सेस टू मैटरनिटी बेनिफिट, तो ये भी कंसर्न की बात। इसमें ना मेजोरिटी पोर्शन जो होता है वो अफ्रीका रीजन से ही होता है, क्योंकि वो काफी अंडर डेवलप्ड है। और फिर आगे देखते हैं, तो भाई फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक शॉक, कॉन्फ्लिक्ट, इवन वॉर जो अभी चल रहा है बहुत सारी जगह पे, इन सब से भी जेंडर स्पेसिफिक रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप बस ये दो चीज को यूज कीजिए, ज्यादा काम आएगी अपने नोट्स में। ओके, की रिकमेंडेशन क्या क्या है, तो हमें जेंडर गैप्स और बायसेस को एड्रेस करना है, फिर कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना है ताकि और साथ ही साथ हमें एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज और पब्लिक सर्विसेज को जेंडर रिस्पॉन्सिव बनाना है। फिर हमें सोशल प्रोटेक्शन और पॉलिसीज प्रोग्राम को लेके आना है जो कि और ज्यादा अच्छे से काम कर पाए, और हमें राइट बेस्ड अप्रोच के ऊपर काम करना है व्हेन इट कम्स टू सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी। ओके, ठीक है, चलिए अभी ना ये ग्लोबली तो हमने देख लिया, रिकमेंडेशन भी देख ली, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन आप अपने आंसर में लास्ट में यूज करते हैं यूजुअली। अब ये देख ली गवर्नमेंट इंडिया क्या कर रही है, ठीक है, तो भाई एक तो मनरेगा है कि आपको काम चाहिए तो आपको 100 डेज ऑफ गारंटीड वर्क मिल जाएगा पूरे साल के अंदर, वो तो है ही है। और दूसरा ना हमने मिशन शक्ति लॉन्च किया हुआ है, नीचे देख लीजिए, यहाँ पे आपको कंप्रेहेंसिव पता चल जाएगा, यहाँ पे मिशन शक्ति हमारा चल रहा है, ठीक है, ये अम्ब्रेला स्कीम है वुमेन की, इसके अंदर बहुत सारी सब स्कीम आती है, 2 सब स्कीम है वो मेन है, एक संबल और एक सामर्थ्य। सबसे पहले संबल देखते हैं, तो संबल के अंदर क्या है, तो एक साथ बल, टुगेदर पावर। ओके, इसमें हम बोलते हैं वन स्टॉप सेंटर देते हैं, कोई भी वुमेन को कोई भी नीड हो तो यहाँ पे कॉल करो, आपके सॉल्यूशन दिया जाएगा। फिर भाई वुमेन हेल्पलाइन है, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर नारी अदालत एसेट्रा, ये हम संबल के अंदर आता है। और फिर है सामर्थ्य, सामर्थ्य के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर दिया जाता है, फिर प्रधानमंत्री सुधार गृह, अगर आपको कुछ इंप्रूव करना है अपने आप को तो सुधार गृह के अंदर जाइए, फिर मातृवंदना योजना, अगेन ये भी आपको पता है, फिर आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसके अंदर चिल्ड्रन का डेवलपमेंट अच्छे से हो उसको ध्यान दिया जाता है, साथ ही साथ लैक्टेटिंग वुमन का भी ध्यान दिया जाता है। फिर नेशनल क्रेच स्कीम कि कोई वुमन अगर काम पे जा रही है तो उधर क्रेच की फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, क्रेच मतलब भाई झूला जो झूलाते हैं ना, कि वुमन को अगर अपने बच्चे को लेके जा रही है तो उसको थोड़ा इजीनेस रहे। एंड एट लास्ट वुमन हॉस्टल इज ऑल्सो देयर, ये सब सामर्थ्य प्रोवाइड करते हैं, और ये सारी स्कीम है जो कि मिशन शक्ति के सब कंपोनेंट में आती है। ओके, और मिशन शक्ति भाई किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका ड्यूरेशन कौन सा है, तो 22 से लेकर 26 तक रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, यही अंदर भी लिखा हुआ था, ठीक है, इसके अंदर देख लीजिए, मातृवंदना योजना कवर्ड है, उज्ज्वला योजना कवर्ड है, हमने देख लिया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देख लीजिए जस्ट ट्रांजिशन एंड जस्ट फाइनेंस रिपोर्ट किसने निकाली है, तो आई फॉरेस्ट करके एक थिंक टैंक है उसने निकाली है। देखो रिपोर्ट ना थोड़ी नाम अच्छा है इसका, जस्ट ट्रांजिशन जस्ट फाइनेंस, तो बस नाम याद रख लीजिए जब हो पाए तो, कि आई फॉरेस्ट ने रिपोर्ट निकाली है, दैट्स इट। ये इन शॉर्ट बोल क्या रही है कि किसी भी कंट्री को, स्पेशली इंडिया की फाइंडिंग्स है कि इंडिया को अगर जो अपना अभी यूजेज चल रहा है कोल का, फॉसिल फ्यूल्स का, उधर से हट के ग्रीन एनर्जी की और पूरा का पूरा ट्रांजिशन करना है तो उसको कितनी देर लगेगी, कितना खर्चा आ सकता है एसेट्रा। ओके, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, तो डेवलपमेंट अप्रोच दैट एम टू शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू ग्रीन एनर्जी। ओके, की फाइंडिंग्स क्या है भाई, इंडिया अपनी करंट 55% ऑफ एनर्जी डिमांड कोल के थ्रू मीट करता है, और कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है वो 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा, आप सोचिए इससे मिटिगेट करना काफी दिक्कत वाला काम है, काफी खर्चा भी करना पड़ेगा और टाइम भी लगेगा। ओके, अब ये थिंक टैंक नहीं बोला, आई फॉरेस्ट ने बोला है कि हमें $1 ट्रिलियन चाहिए
अब अभी की प्राइस के अकॉर्डिंग कर हम देखें तो, और इसी के चलते हमें 30 साल लग जाएंगे ये काम करने में। ओके फाइन है। रिकमेंडेशन क्या कि ये सब काम का नहीं है इतना। रिकमेंडेशन क्या कर दे रखी है, तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन हमें और ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहिए, CSR को और अच्छे से लेके आओ ताकि उधर से हम पैसा लग सके। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कल ही मैंने आपको बताया क्या होता है। और डायरेक्ट नीचे देख लो कोल इन इंडिया की, कोल का क्या वही चल रहा है। तो कोल सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया कोल का, और 5th लार्जेस्ट हमारे पास कोल के डिपॉजिट पड़े हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। बट जो भी हमारा कोल है उसमें से 80% कोल हमारा बिटुमिनस टाइप है। अभी देखो कोल के मेन 4 टाइप होता है, ठीक है। पहला होता है एंथ्रेक्साइड, दूसरा होता है बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट, और फिर होता है पीट। अब जैसे जैसे आप मतलब ऊपर वाला सबसे अच्छा है और नीचे वाला सबसे बेकार है, ठीक है। हमारे पास कौन सा है, तो बिटुमिनस है। और भाई बिटुमिनस की ना उसका भी एक नीचे पार्ट आता है, बीच में समझ लीजिए बिटुमिनस और लिग्नाइट के बीच में सब बिटुमिनस। तो 5 पार्ट आप समझ सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर ऐश सबसे कम हो और जो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके वो सबसे अच्छा एंथ्रेक्साइड, और जो सबसे ज्यादा ऐश रखता हो वो सबसे बकवास वो पीट। ओके चलिए आगे देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ पे, तो उड़ीसा के अंदर है। और हमारे जो कोल मिलते हैं उसकी भी क्या कंटेंट होते हैं, तो हाई का कंटेंट ज्यादा होता है और सल्फर का कंटेंट लो होता है। ओके, और जो हमारे यहाँ पे मिलते हैं ना, ये देखो बिटुमिनस, वो नॉन कॉकिंग ग्रेड मिलते हैं। अभी कॉकिंग और नॉन कॉकिंग ग्रेड क्या होता है, नीचे देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ देखो, कॉकिंग कॉल, नॉन कॉकिंग कॉल। सबसे पहले तो देख लो कॉक क्या होता है, ठीक है। कॉक, कॉक मतलब कि कोई भी कोल है ना, उसके अंदर जितना भी गैस रहा है उस सारे के सारे गैस को उड़ा देना, और फिर पीछे जो भी बचे एकदम सॉलिड मटेरियल, उसको हम बोलेंगे कॉक। गॉट इट। फिर अभी यही हमें काम आएगा आगे, जो भी हमें काम करना होगा ना उसमें। ये यूजुअली कॉक कहाँ काम आता है, तो आयन प्रोडक्शन हमें करना हो तो वहां पे काम आ जाएगा, ठीक है। तो कॉक मतलब उसकी सारे के सारी वॉलेटाइल मटेरियल्स को, गैसेस को उड़ा देना, और एकदम पीछे जो सॉलिड मटेरियल बच जाए उसको हम बोलेंगे कॉक। तो ऐसा कोल जो कोक को फॉर्म कर सकता है वो होता है हमारा कोकिंग कोल। और भाई जो कोल से कोक नहीं बन सकता है, ठीक है, नहीं बन सकता है कोक, वो है नॉन कोकिंग कोल। तो इंडिया में कौन सा कोल मिलता है, तो नॉन कोकिंग कोल। तो देख लीजिए पहला ही पॉइंट वही है, कोक फॉर्म होता है कोकिंग कोल से, यस होता है, नॉन कोकिंग कोल से नहीं होता है। फिर सल्फर का कंटेंट और ऐश का कंटेंट कोकिंग कोल में कम रहता है और हमारे यहाँ पे ज्यादा रहता है। फिर वोलेटाइल मैटर, तो वही कोकिंग कोल में ज्यादा रहता है और हमारे यहाँ पे नॉन कोकिंग कोल में कम रहता है। यूज, कोकिंग कोल का यूज कहाँ पे आएगा, तो स्टील मेकिंग के अंदर, आयन कंपनीज के अंदर, आयन मेकिंग के अंदर, जबकि नॉन कोकिंग का पावर जनरेशन के अंदर, हीटिंग के अंदर। ओके, ध्यान रखना अगर कोई पीवाई सॉरी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा ये है सही। ओके चलिए अभी आगे आगे देखते हैं। फिर ये न्यूज देख लीजिए कि भाई आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि एआई कुड पोज अ रिस्क इन फाइनेंशियल सेक्टर्स। कैसे भाई, तो एआई देखो हर जगह पे घुस जा रहा है, वो तो आपको पता है। अभी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर और बैंकिंग के अंदर भी एआई का काफी बड़ा रोल होने जा रहा है। लगातार ये काम करते रहते हैं, सब एआई का यूज करते हैं, पर इससे दिक्कत आती रहती है। सबसे पहला रिस्क है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। समझ लीजिए कि एआई का यूज करते हुए कि मैं कोई ट्रेडिंग करता हूँ, शेयर मार्केट में रिस्क लेता हूँ, तो एआई की अगर कोई भी एरर से गलती हो गई तो पूरा का पूरा मार्केट ब्लॉक हो जाएगा, है ना। कि अगर 10 लोग भी कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई हाँ एआई ने बोला है कि मार्केट बढ़ेगा, और वो 10-10 को बोलेंगे, तो वो 10-10 को बोलेंगे, और सब लोग मार्केट में पैसा डालते हैं, बट एक्चुअली होने वाला वो मार्केट अचानक से गिर जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो एआई बेस्ड वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है और मास सेल ऑफ करता है ड्यूरिंग डाउन टर्न। क्योंकि कभी भी इकोनॉमी अगर डाउन टर्न आता है ना, तो एआई क्या बोलेगा कि भाई मार्केट डाउन है, सेल कर दो, तो ये सेल ऑफ हो जाए। अगर ये इस टाइम पे सेल होगा तो और डाउन टर्न आएगा और सेल होगा, इससे मार्केट बिगड़ जाती है। बट कायदे से ऐसा होता नहीं है। एक्सपर्ट्स अगर आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट डाउन हो या ना हो, हमें फंडामेंटल्स देखने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्क लेना होता है कि भाई कैसे हम इन्वेस्ट करें, कैसे हेज करें, एक्सेट्रा। बट एआई को ये सब नहीं पता चलता है क्योंकि एआई कंप्यूटराइज्ड है। आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिथमिक बायसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि समझ लीजिए कि कोई हिस्टोरिकल डेटा है और उसका यूज करते हुए एआई बोलता है कि भाई समझ लीजिए कि
एक ये प्लेस है कि यहाँ से 10 लोगों ने लोन ली थी और 10 ने पैसा वापस दिया नहीं, तो अभी एआई क्या बोलेगा कि कोई भी शख्स इधर से आता है ना तो उसको लोन नहीं देनी है, लोन डिसअप्रूव कर दो। तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर अप्रूव कर दो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये बाहर से शो करता है कि भाई एआई खुद सेट करता है कि किसको लोन देना और किसको डिनाई कर देना। फिर डेटा सिक्योरिटी में भी दिक्कत आएगी। ऑफ कोर्स एआई के पास सब कुछ डेटा पड़ा हुआ है, अगर एक साइबर अटैक हो गया तो सब कुछ उड़ जाएगा। फिर ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम भी है और एआई हेलुसिनेशन भी है। ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम क्या होता है, ब्लैक बॉक्स क्या होता है सबसे पहले तो ये ना एक ऐसा सिस्टम है जिसका इनपुट और आउटपुट तो है, बट इसके अंदर प्रोसेस कैसे होता है ना, ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स हम प्लेन के अंदर भी यूज करते हैं, कोई अगर डेटा स्टोर करना हो उसके लिए, बट इन शॉर्ट ये प्रोसेसिंग अंदर क्या चल रही है ना वो किसी को भी नहीं पता है। इट्स कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। तो एआई भी सेम है, ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम है। ये कैसे प्रोसेस करता है चीजों को, कैसे एनालाइज करता है, वो किसको पता, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी इंटेलिजेंस से करता है। तो ये भी एक ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है। और दूसरा है एआई हेलुसिनेशंस, कि समझ लीजिए कि एआई ने कोई गलती कर दी तो उसमें आप किसको अकाउंटेबल ठहराओगे, और एआई कर ही सकता है, ठीक है, वो गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। इवन रिसेंटली बता देते हैं कि थोड़े टाइम पहले क्या हुआ कि एक बड़ी कंपनी है कोई एआई की, उसका मैं नाम भूल गया, उसको किसी ने पूछा कि भाई अवतार मूवी कब रिलीज हो रही है। अब बंदा पूछ रहा था अवतार 2 का और एआई समझा अवतार 1 का, और एआई कायदे से बंदे से लड़ने लगा कि नहीं भाई रिलीज हो गई है, सालों पहले ही हो गई है, एसेट्रा एसेट्रा। जानिए छोड़िए जो भी हो, बट इन शॉर्ट एआई गलती कर सकता है, ठीक है ना। और बात यह है कि वो गलती करके ऐसा नहीं है कि वो समझ जाएगा, वो रिजिड रहेगा क्योंकि उसके पास वही डेटा अवेलेबल है। तो इसलिए एआई हेलुसिनेशन का भी शिकार हो सकते हैं लोग, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन उनको मिल सकती है। इवन थोड़े दिनों पहले मैं ही ये कुछ डेटा सर्च कर रहा था पढ़ाई के रिलेटेड, और मुझे इतना उल्टा सुल्टा मिला, मुझे लगा यार ये तो डेटा सही नहीं हो सकता है। फिर मैंने जाके दूसरी वेबसाइट्स पे सर्च किया और एक्चुअली वो सही नहीं था। तो एआई कैन मेक मिस्टेक्स, बी अवेयर ऑफ इट। तो भाई मेजर्स क्या क्या हमें लेने चाहिए, तो कॉम्प्रिहेंसिव एआई रेगुलेशन कीजिए आप भाई, सच एज एल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऑफ यूएस लेके आया है। फिर मैक्सिमाइज कीजिए डिफेंस कैपेबिलिटीज को, सिक्योरिटी बाय डिजाइन अप्रोच, एआई के बेस से आप सब कुछ नहीं करोगे इन शॉर्ट। और फिर लर्निंग एंड एडेप्टेशन भी लाइए एआई के अंदर भी और अपने अंदर भी, और साथ ही साथ आपको साइबर थ्रेट के भी पता चलना चाहिए। ओके चलिए, नॉर्मल न्यूज़ है, ठीक है। आप बस यूज़ ये कर सकते हो कि भाई आरबीआई गवर्नर ने भी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एआई के रिस्क को हाईलाइट किया है कि ये सही नहीं है। ओके, और आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो कोई आंसर के अंदर, अगर टेक्नोलॉजी या एआई बेस है तो ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम या फिर हेलुसिनेशंस। फिर आपको जिधर भी लगे ना, इवन गवर्नमेंट की ऑफिस के अंदर भी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो उधर आप ये ब्लैक बॉक्स वर्ड यूज कर लो, मस्त लगेगा आप पर, आपके आंसर को ज्यादा एक एज प्रोवाइड करेगा। ओके, फिर यहाँ पे देख लीजिए, एकदम बकवास न्यूज है बट फिर भी, कि 5th ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम, इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है, ऐसे ऐसे ऊपर से देख लेंगे कि फर्स्ट टाइम ये एशिया पैसिफिक रीजन ये हुआ है बाय आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफ इंडिया ने इसको होस्ट किया है। ओके, इसकी थीम क्या है, तो चार्टरिंग नेक्स्ट डिजिटल वेव। ये जो आईटीयू है वो 1865 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की। ओके चलिए आगे देखते हैं आउटकम्स क्या क्या निकले ये सिंपोजियम के। तो भाई बोला कि कंसेंसस बेस्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हर एक चीज के, ये आईटीयू की बात चल रही है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज, एक दूसरे के साथ हमें कोलैबोरेट करना चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज को भी हम एनेबल करना चाहिए कि वो एम्ब्रेस कर पाए डिजिटल इनोवेशंस को। फिर हाई लेवल सेगमेंट कैटलाइजिंग चेंजेस पे हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ हाईलाइटिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज, एआई एसेट्रा ट्रांसफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करें, उसके रिलेटेड काम करें। फिर स्टैंडर्ड्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी गोल में भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होना ना बहुत जरूरी है। कोई किसी भी चीज को अगर आपको हासिल करना है तो कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, इसलिए जरूरी है स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, फिर भाई सेलिब्रेट स्मार्ट सिटीज, ये कमिटमेंट है यूनाइटेड स्मार्ट सस्टेनेबल सिटीज इनिशिएटिव, जिसको लॉन्च किया गया था भाई यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर ह्यूमन, फिर यूएन हैबिटेट इनकरेजेस पार्टनरशिप एंड सिटीज कम्युनिटीज एंड यूएन एसडीजी अचीव करने के लिए।
बकवास है, बस ये याद रख लीजिए कि स्मार्ट सस्टेनेबल सिटीज को भी इनिशिएटिव लेके आए हैं कि सिटीज को हम अच्छा बना पाए, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है इसमें। और हाँ, ITU का डेटा याद रख लेना, वैसे बहुत बार हमने किया हुआ है बट फिर भी। और सिग्निफिकेंस क्या होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, कि भाई ग्लोबल ट्रेड अच्छा रहेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ेगी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी और ग्लोबल कोलैबोरेशन भी होगा, दैट्स इट, ठीक है। ओके चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। ये सब तो हो गया, यस 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 यस। हाँ, अभी देखो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किए हैं, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि भाई स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के लिए, न्यू जॉब जनरेशन के लिए और ग्लोबल पब्लिक गुड के लिए काम करेंगे, अच्छा रहेगा, दैट्स इट, कुछ काम का नहीं है। कौन से एरियाज के लिए है ये? हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज। आप बस वर्ड यूज कर सकते हो कि भाई इंडिया ने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूज किए हैं फॉर AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किए हैं, ठीक है। फिर ब्लू लाइन, ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, ये इजराइल अपना पकड़ लीजिए, ठीक है। इजराइल, इजराइल की यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऊपर में लेबनान के साथ बॉर्डर लगती है। अभी ये ना बॉर्डर कायदे से मार्क आउट थी नहीं, तो दोनों कंट्रीज ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन ने सॉरी, कि जो बड़े बड़े बैरल आते हैं ना वो पानी के ब्लू कलर के, वो रख दिए पूरी बॉर्डर के ऊपर और पूरी की पूरी बॉर्डर बना दी। बस इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लू लाइन, क्योंकि बड़े बड़े बैरल से वो बॉर्डर बनी हुई है इजराइल और लेबनान की, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये इजराइल है, यहाँ पे लेबनान, ये ब्लू ब्लू बैरल से बनी हुई है, इसलिए है ब्लू लाइन, ठीक है। दूसरा, हम इजराइल के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो भाई यहाँ पे एकदम यहाँ पे आ जाएगा आपका गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स सीरिया का हिस्सा था, इजराइल ने वॉर हुआ तो वो हथिया लिया है, बहुत टाइम से ले लिया है, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि सीरिया ने अटैक करके इजराइल का हिस्सा ले लिया, बाजू में जॉर्डन ने इजराइल का हिस्सा ले लिया, इधर इजिप्ट ने इजराइल का हिस्सा ले लिया, फिर इजराइल काउंटर किया और तीनों का हिस्सा वापस ले लिया, ऊपर से तीनों की भी जमीन ले ली। ये विद इन 7 years हुआ था कि इजराइल इतना मजबूत बन गया था कि तीनों कंट्री को उसने हरा दिया और तीनों की जमीन ले ली। हालांकि जॉर्डन की जमीन उसने वापस दे दी, इजिप्ट की वापस देगी थी, बट सीरिया की हल्की सी जमीन गोलन हाइट्स अपने पास ही अभी भी रखी हुई है, ठीक है। वो एडमिनिस्टर करता है, इन शॉर्ट रखे हुए क्या है, वो एडमिनिस्टर वो करता है, ओके। फिर यहाँ पे देख लो, गोलन हाइट्स के नीचे हम आते हैं तो आता है हमें सी ऑफ गलीली, फिर इसके नीचे आपका आ जाएगा वेस्ट बैंक, फिर यहाँ पे एकदम टिप पे आपको मिल जाएगा ये है गल्फ ऑफ अकाबा। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं तो ये जो है ये है गाजा आपकी स्ट्रिप, और यहाँ से ना गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ से एक बेन गुरियन कैनल भी निकलती है, बेन गुरियन कैनल, ये काम का नहीं है, छोड़ दीजिए, बट हाँ ये सब आप याद रखोगे, ठीक है। गोलन हाइट, सी ऑफ गलीली, वेस्ट बैंक, अकाबा, गाजा, ब्लू लाइन, और यहाँ पे पूरे के पूरे एरिया में क्या है, तो भाई मेडिटेरियन सी, ठीक है, देख लीजिए यही है। इधर तो आधा दिखाया हुआ है बट मैंने आपको पूरा बता दिया, ओके। देख रहे ऊपर ऊपर से यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान 2000 उसने एस्टैब्लिश किया था, साउदर्न लेबनान और इजराइल के बीच में ये डी फैक्टो बॉर्डर है बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, मैप्ड बाय UN, यस, मेड ऑफ ब्लू बैरल्स, रन फ्रॉम मेडिटेरियन टू गोलन हाइट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। फिर है भाई थार्ड, देखो इजराइल का रिसेंट बहुत ज्यादा न्यूज में अभी के एरिया, अभी अभी कि क्या होता है कि समझ लीजिए ये कोई कंट्री है, ठीक है, यहाँ उसके हर एक एरिया के ऊपर यहाँ 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 एक एक मैकेनिज्म रखा जाता है, ट्रक होता है या फिर कोई मिसाइल सिस्टम, यही देखिए ना कि एरिया एरिया में मिसाइल सिस्टम रखा जाता है कि इस कंट्री के ऊपर कोई भी अगर कोई मिसाइल का अटैक होता है तो यहाँ से एक मिसाइल निकलेगी और इसको हवा में ही तोड़ देगी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एरिया हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं, एक डोम जैसा प्रोटेक्ट कर लेते हैं, यही होती है हमारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कि कोई मिसाइल आती है तो हमारी मिसाइल सामने से छूटेगी और उसको बीच में ही तोड़ देगी। तो हर एक कंट्री के पास अपनी अपनी एक अलग मिसाइल सिस्टम होती है, ठीक है। जैसे कि समझा देता हूँ, अमेरिका के पास जो है उसका नाम है थार्ड, USA की थार्ड है, फिर रशिया की है S-400, इंडिया ने भी यही ली हुई है, ठीक है, S-400, और रशिया इवन अभी नई भी बना रहा है S-500, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ गया, ये PYQ का पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन आ गया है ऑलरेडी, थार्ड के ऊपर भी आ गया है और S-400 के ऊपर भी आ गया है। फिर इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास है उसका आयरन डोम, और इवन एरो भी है, एरो मिसाइल्स उसकी होती है एरो,
बट ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, थार्ड यूएसए का, रशिया S-400, इंडिया भी S-400, इसराइल का आयरन डोम। अभी देख लीजिए ये थार्ड कैसे काम कर रहा है। थार्ड मतलब टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी सिस्टम टू एड इसराइल। ये अनाउंस किया है कि यूएसए इसराइल को दे देगा थार्ड। ओके, थर्ड सिस्टम एडवांस डिफेंस सिस्टम है, शॉर्ट मीडियम और इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल को ये काउंटर कर सकता है। किसने बनाया था? लॉकहीड मार्टिन ने। जरूरी नहीं है याद रखना, ठीक है, कंपनी है ये। ओनली यूएस सिस्टम डिजाइन टू इंटरसेप्ट टारगेट आउटसाइड इंडिया, सॉरी आउटसाइड एंड इनसाइड एटमॉस्फेयर एंड हिट टू किल टेक्नोलॉजी, मतलब ये आएगा और किल कर देगा। ओके, थर्ड बैटरी कंसिस्ट ऑफ 95 सोल्जर ट्रक माउंटेड लॉन्चर इंटरसेप्टर रडार सर्वेलेंस। ओके ओके, इंडिया बॉट S-400 टाइम्स एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया। ठीक है, मैं आपको चीज बता दी, इधर अंदर का कुछ नहीं है। फिर है INS समर्थ। INS समर्थक ये इंडिया का फर्स्ट ऑफ क्लास इंडिजिनस मल्टीपर्पज वेसल है जो कि लॉन्च हो चुका है। किसने बनाया है भाई? तो लार्सन एंड टर्बो बना रहे हैं, ठीक है, इंडियन नेवी के लिए। ये वन ऑफ द 2 मल्टीपर्पज वेसल है, मतलब इसके जैसा दूसरा भी बनेगा। ये हाईली स्पेशलाइज्ड मल्टी रोल प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। डेवलप नेक्स्ट जनरेशन वेपन और सेंसर इसके अंदर होंगे। ओके, मैक्सिमम स्पीड इसकी 15 नॉटिकल माइल है। ओके, रोल क्या क्या है? तो लॉन्च, रिकवरी, सरफेस एरियल टारगेट में काम आएगा, सर्वेलेंस में काम आएगा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में और कॉम्बैटिंग सी पॉल्यूशन में। ओके, ये देख लीजिए ऐसा कुछ है वैसल हमारा, ठीक है ना, INS समर्थक। ओके, आगे फिर नाइल बेसिन। नाइल रिवर आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है और अफ्रीकन लैंडमास, जितना भी अफ्रीका है उसका 10% लैंडमास ये कवर कर लेती है। 11 कंट्रीज से ये निकलती है और 2 मेन रिवर के थ्रू बनती है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। देखो यहाँ से बता देता हूँ मैप में, अभी छोड़िए, क्या है देखो नीचे बताते हैं, नीचे मैप में मस्त है। नहीं, ये पर ही देख लीजिए, हाँ यहाँ देख लीजिए, छोड़ो, ये देखो, ये अफ्रीका की बड़ी बड़ी लेक है, इसमें से 2 लेक पकड़िए। ये एक है लेक विक्टोरिया, ठीक है, पेन बदल देता हूँ, लेक विक्टोरिया, और यहाँ पे ना दूसरी पड़ती है लेक ताना, लेक ताना। तो देखो नाइल इधर से निकलती है, लेक विक्टोरिया से निकलती है, फिर लेक क्योगा में मिलती है, फिर उधर से निकलती है अल्बर्ट, और अल्बर्ट से निकलती है यहाँ पे जाती है। तो मेन ओरिजिन कौन सा है लेक नाइल का, सॉरी रिवर नाइल का? तो लेक विक्टोरिया। हालांकि बीच में उसको लेक क्योगा और अल्बर्ट भी मिल जाती है। ओके, और फिर हाँ बस अभी दूसरे मैप में देखेंगे, इतना आपको देख लिया ना कि लेक विक्टोरिया से निकलती है, फिर लेक क्योगा में ये मिलेगी, फिर आगे बढ़ेगी, ये अल्बर्ट के साथ भी होती जाएगी, अल्बर्ट, ये विक्टोरिया, और आगे बढ़ती जाएगी। ओके, इतना पकड़ लो। अभी आगे देखो, तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये नाइल निकली, लेक क्योगा में मिली, फिर अल्बर्ट में, और फिर आगे जा रही है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे माउंटेन नाइल भी आ जाते हैं, माउंटेन का भी नाम नाइल है। फिर आगे आगे बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, और इसमें खार्तूम में दूसरी रिवर इसको मिलती है। देखो ये जो निकली ना विक्टोरिया से, इसको हम बोलते हैं व्हाइट नाइल, ठीक है, और दूसरी रिवर यहाँ से निकल रही है लेक ताना के अंदर, ताना, यहाँ से ब्लू नाइल निकल रही है, ये निकली ब्लू नाइल, निकली निकली निकली, और यहाँ पे खार्तूम में मिल गई। और जब ये व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल दोनों मिल गई ना, अभी हम इसको बोलेंगे प्रॉपर नाइल रिवर, ठीक है, प्रॉपर नाइल। अब ये खार्तूम से ये बढ़ती हुई एकदम एंड में मेडिटेरियन ओशन में मिल जाएगी, इजिप्ट में, और एक डेल्टा बना देगी, ठीक है, नाइल का डेल्टा। ओके, याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले लेक विक्टोरिया से निकलती है वो व्हाइट नाइल है, और लेक ताना से निकलती है वो ब्लू नाइल है। व फॉर विक्टोरिया, व फॉर व्हाइट, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और फिर इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी बहुत सारी है, बट हम मेजर ही याद रखेंगे। तो भाई एक याद रख लीजिए, ये कलर लेते हैं, एक है हमारी सोबत, फिर एक है हमारी अतबरा, अतबारा, क्योंकि ये 2 बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। फिर है बरियर है गजल, गजल। अच्छा ठीक है, इतना काफी है, इतना काफी है, ठीक है, देख लीजिए, सोबत, अतबारा और गजल। ओके, ये गजल और सोबत साथ में मिलेंगे और ऊपर मिलेगा आपका अतबारा। ओके, ये हो गया आपका नाइल पूरा का पूरा रिवर। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से, ताना से, और मेडिटेरियन ओशन सी में मिल जाती है, ठीक है। और ना यही फोटो बार बार कीजिए, जिस फोटो से आप पढ़ रहे हो ना वही फोटो पकड़ना है, उसी को बार बार करना है, हर एक बात चीज में मैं यही बोलता हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी हमारा पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज।
तो भाई सबसे पहले तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी कौन सी होती है, तो कोई भी पर्सन का मोर देन 40% हिस्सा डिसेबल हो तो उसको हम बेंचमार्क डिसेबल बोलेंगे, एज पर पर्सन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। ओके, बस सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि भाई अगर कोई भी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसको किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठने को मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, करंटली क्या था भाई, तो MBBS कोर्स के लिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को मना किया जा रहा था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस न्यूज़, यही था। फिर है मेचाजिला, ये क्या है, देखो ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जूम में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है देखो लॉन्चिंग पैड। ओके, और ये है अपना रॉकेट। जो लॉन्चिंग पैड से रॉकेट लॉन्च होता है और रॉकेट अपना काम कर लेता है ना, यहाँ पे जो होता है वो सैटेलाइट होती है उसके फ्रंट में, बाकी का ये पूरा हिस्सा तो सिर्फ आग भरा हुआ होता है जिसके अंदर फ्यूल होता है, व्हीकल होता है। ठीक है, तो ये जब रॉकेट ऊपर चला जाता है तब जो इससे यूज़ हुआ होगा ना वो वापस नीचे आ जाता है, और नीचे आके जाता कहाँ था, तो पानी के अंदर गिर जाता था, ज़मीन के अंदर, एसेट्रा। बट SpaceX वालों ने, एलन मस्क की कंपनी, उन्होंने ऐसा बना लिया है कि ये हिस्सा नीचे आएगा ना तो वापस ये जो प्लेटफॉर्म है इसी के अंदर ऐसे आके फिट हो जाएगा। दैट्स इट, कि जो हिस्सा ऊपर गया और वही नीचे गिरने वाला था वो इधर उधर ना गिर के वापस अपने प्लेटफॉर्म पे फिट हो जाएगा, उसी को हम बोल देते हैं मैचजिला या फिर मैक्जिला। ठीक है, ये इन शॉर्ट उसको पकड़ लेता है, ये जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ना उसका हाथ जैसा, ये ऐसे ये पकड़ो, ये उसको कैच कर लेता है। ठीक है, ऐसे वो नीचे आ रहा होगा ना तब होल्ड कर लेगा। दैट्स इट, यही है पूरा का पूरा बताया हुआ, और कुछ आपको जानने का ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ न्यू मेथड ऑफ रॉकेट रिकवरी विच मोर एफिशिएंट एंड रीयूजेबल। इसके अंदर टोल स्ट्रक्चर होता है इक्विप्ड विद मैसिव मैकेनिकल आर्म, जो मैंने आपको बताया, जो कैच कर लेते हैं बूस्टर्स को। दैट्स इट, और मिड एयर ही कैच कर लेंगे। यस, फ़ायदा क्या होगा, तो भाई एक तो डेब्रीज नहीं आएगी एनवायरनमेंट के अंदर, और दूसरा हम वरी से इसको रीयूज़ कर सकते हैं, वो जो भी अपना बना हुआ है मैकेनिज्म स्ट्रक्चर। ओके, फिर है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। आपको ये देखो न्यूक्लियर रिएक्टर तो पता ही है, ठीक है, कि उसके अंदर एनर्जी जनरेट हो सकती है। अभी ये स्मॉल है तो स्मॉल कैपेसिटी में जनरेट होगी। ये देखो नीचे देख लीजिए टाइप ऑफ रिएक्टर, तो सबसे बड़ा होता है लार्ज, जो हम यूज़ करते हैं ऐसे शेप में दिखने वाला, इसकी कैपेसिटी मोर देन 700 मेगावाट होती है। फिर आते हैं स्मॉल, जिसकी कैपेसिटी अप टू 300 मेगावाट हो, और फिर उससे भी कम आता है माइक्रो, तो जिसकी कैपेसिटी लेस देन 10 मेगावाट की हो। ठीक है, तो यही है स्मॉल, मीडियम, स्मॉल, माइक्रो और लार्ज। देखो फ़ायदा क्या होता है माइक्रो और स्मॉल सेटअप करने का, एक तो ये इजीली सेटअप होता है और कंपेरेटिवली कम पैसों में भी हो जाएंगे, और अगर हम ज़्यादा से सेटअप कर देते तो आप सोचिए 3 सेटअप कर दें तो लार्ज जितना ही हमें पैसा मिल जाएगा ना, मतलब सॉरी एनर्जी मिल जाएगी, तो ये ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई स्मॉल रिएक्टर आप बनाइए और वो ज़्यादा कम आएगा। इवन इंडिया के बजट में भी अनाउंस्ड हुआ है कि हम भारत स्मॉल रिएक्टर्स बनाएंगे, उधर इसके लिए पैसा डालेंगे। क्या क्या फ़ायदे हैं, तो रिड्यूस फ्यूल रिक्वायरमेंट, सेव कंस्ट्रक्शन टाइम, एलिमिनेट सिग्निफिकेंट लोअर पोटेंशियल ऑफ अनसेफ रिलीजेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन एनवायरनमेंट। न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली कोई कैलिफोर्निया की कंपनी है काइरोस पावर, उन्होंने परचेस किया न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम मल्टीपल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ओके, फिर लास्ट है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भाई उन्होंने की जो एजुकेशन के फील्ड में योगदान है, उनके अकॉर्डिंग हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 15 अक्टूबर को, इसलिए न्यूज़ में था। APJ अब्दुल कलाम के बारे में देख ले तो उनका 1931 में बॉर्न हुआ था रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर 15 अक्टूबर। ये 11th प्रेसिडेंट रहे थे इंडिया के अंदर, और उन्होंने ही फोकस किया था कि इंडिया को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे डेवलप्ड नेशन बाय 2020। हालांकि अभी ये विज़न हमारा 2047 तक पहुंच गया है। कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने सबसे पहली हमारी सैटेलाइट लॉन्च की थी रोहिणी बाय यूजिंग इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। फिर SLV को ही हमने बढ़ा के अभी कर दिया है LVM-3। फिर ऑल्सो नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि यही लॉन्च किए ना, यही बनाए हैं, और उन्होंने ही ये चीफ एग्जीक्यूटिव रहे थे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर हम 5 मिसाइल बना रहे हैं। पटना, पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। फिर उन्होंने भाई रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए पूरा स्ट्रेटेजी बनाई थी, पूरा मतलब प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़। फिर उनका मेजर लिटरेसी वर्क कौन सा है, तो विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 विजन फॉर न्यू मिलेनियम, एंड एट लास्ट इग्नाइटेड माइंड्स। ओके,
इनको भारत रत्न भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये आपके क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिला रहे। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।